सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने इस वीडियो सेशन में पीडा का सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 कहता है कि हम क्या एक्शन लेंगे इन केस ऑफ कन्विक्शन और प्ली बार्गेन अगेंस्ट एन एम्प्लॉय। हमने ये चीज़ें वैसे सेक्शन 5 में भी डिस्कस की हैं, लेकिन सेक्शन 8 में मैं ये समझता हूँ जैसे पीडा ने ताकीद मज़ीद के तौर पे दिया है। पीडा ये कहता है कि उस एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाए जो करप्शन के जुर्म में किसी भी अदालत से कन्विक्ट हो जाए। कन्विक्ट होना क्या है? जिसको जुर्म साबित होने पर सज़ा हो जाए। वो सज़ा क्या है? जेल या जुर्माना की सज़ा है। गोया मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी अदालत से करप्शन के जुर्म में जेल या जुर्माना की सज़ा हो जाए तो उसको डिसमिस किया जाए, उसको सर्विस में ना रखा जाए। नंबर 2, सेक्शन 8 ऑफ पीडा कहता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने प्ली बार्गेन की है और उस प्ली बार्गेन की सूरत में उसने वो सारे एसेट्स रिटर्न कर दिए हैं जो उसने करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत अक्वायर किए थे, वॉलंटरीली वो एसेट्स रिटर्न कर दिए हैं, तो उसको भी सर्विस में ना रखा जाए, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। ये क्या है? डिसमिसल की बात है, जहां पे उसके खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई, पर्सनल हियरिंग या शोकाज देने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसको डिसमिस करना है। ये ताकीद करता है सेक्शन 8 इन 2 सूरत अहवाल में उसको डिसमिस करना। अगर उसको करप्शन के अलावा किसी मामले में किसी एम्प्लॉय को सजा होती है किसी भी अदालत से किसी भी जुर्म में, तो उसको 51A रेड विद सेक्शन 7 के तहत उसके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको ताकीद मजीद के तौर पे सेक्शन 8 ने लिया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से एज अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, वो कंपाउंडिंग जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, उसको सजा मिलती है, तो उसके खिलाफ उस सूरत में सेक्शन 9 के तहत इंक्वायरी करवाई जाए। यानी सेक्शन 9 रेड विद सेक्शन 51B या सेक्शन 51B रेड विद सेक्शन 9 प्रोसीड अगेंस्ट the employee under section 9 where he has been acquitted by a court of law, यानी बरी हो जाता है किसी अदालत से, सॉरी मैं कह गया पहले सजा, किसी भी अदालत से अगर एम्प्लॉय बरी हो जाता है किस जुर्म में? एज अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस which has also as a part of it moral turpitude। अब मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? बदअखलाकी या किसी की इज्जत पे हाथ डालना, डिसऑनर करना। और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को समझना जरूरी है कि जहां मेल मिलाप से बात खत्म कर दी जाए, पार्टियां सुलह कर लें। अब इसकी मैं कंपाउंडिंग की मिसाल देता हूं कि 2 लोग रोड पे जा रहे हैं, 2 गाड़ी, दोनों अपनी अपनी गाड़ी पे, एक बंदा इशारे पे खड़ा है, दूसरा पीछे से आके उसको हिट करता है। अब चाहिए क्या कि वो जो पीछे से आने वाला है उसके खिलाफ केस किया जाए, उसको बाकायदा कानूनी सजा दी जाए कि वो एक खड़ी गाड़ी को आके बिला वजह नशे की सूरत में या जिससे भी आके हिट कर रहा है। अब होगा क्या कि वो जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसकी मेहनतें कर लेगा, कुछ उसको पैसे दे के, तो ये कंपाउंडिंग हो जाएगी आपस में, जिसको पंजाबी में मुक-मुका कहते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन अब अदालत में भी मुकमुका होता है कि पार्टियां आपस में सुलह कर लेती हैं और उस सुलह के नतीजे में क्या होता है कि अदालत उनको बरी कर देती है। अब पीडा का सेक्शन 8 कहता है ऐसी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो उन्होंने सुलह की मगर उसमें मॉरल टर्पिट्यूड भी शामिल था, किसी को डिसऑनर करना भी शामिल था, तो इस सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई अक्यूज के खिलाफ की जाएगी। और वो क्या होगी? सेक्शन 51B रेड विद सेक्शन 9 या सेक्शन 9 रेड विद 51B के तहत अथॉरिटी उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएगी और पूरी जो इंसबाती कार्रवाई है वो मुकम्मल करके जजा या सजा का फैसला करेगी। तो ये हमारा सेक्शन 8 है
یہ سیکشن 8 اس آخری پوائنٹ کے علاوہ باقی پہلے کے تینوں پوائنٹس تاکید مزید کے طور پہ لیتا ہے، جن کو ہم سیکشن 5 میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.